बच्चों, मैं विनोद कुमार आज आपको फिजिक्स की वीडियो 4 यानी चौथी वीडियो लेके आया हूँ। इससे पहले 3 वीडियो मैं दे चुका हूँ और आप मेरी उन वीडियो को मेरे चैनल पर जाके देखें और इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें, क्योंकि मैं अब ग्राफीय विधि से गति के समीकरण ये टॉपिक लेके आया हूँ और इसको लास्ट तक मैं तीनों समीकरणें सिखाऊंगा, बताऊंगा ग्राफ से किस तरह से होती है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें और अगर कोई समस्या हो तो लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख सकते हैं ताकि आपकी समस्या का समाधान है। तो ग्राफीय विधि से गति के समीकरण क्या है कि इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिक मेथड, ये इंग्लिश कहते हैं। मैं प्रत्येक जो हेडिंग है उसका इंग्लिश भी देता हूं ताकि आपको इंग्लिश भी याद होनी चाहिए। तो इसमें क्या है कि कोई वस्तु सीधी रेखा में एक समान त्वरण से चलती है। मान लो कोई वस्तु यहां से इस तरह से एक समान त्वरण से ये चलती है, मान ली उसका u प्रारंभिक वेग है और चलकर अंत में v अंतिम वेग पर पहुंच जाती है, चलती है। तो एक निश्चित समयांतराल माने निश्चित माने t समय में, मान लीजिए निश्चित समयांतराल में समीकरण के द्वारा उसके वेग, गति यानी कि वेग दोनों और गति के दौरान त्वरण व उसके द्वारा तय की गई दूरी, माने त्वरण लेकर यहां से यहां तक कितनी दूरी तय करी, ये तय की गई दूरी को ड्राइव करता है कि दूरी को एस कहते हैं। संबंध स्थापित किया जा सकता है जिन्हें गति के समीकरण कहते हैं। और ये गति की समीकरण 3 होती हैं। ये निम्नलिखित 3 समीकरण हैं। 3 समीकरण हैं, देखिए कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पहली है v बराबर u प्लस AT। दूसरी समीकरण है आपकी s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। और तीसरी समीकरण जो है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों समीकरण आपको याद होनी चाहिए। तो इसमें जो पहली समीकरण है इसका क्या नाम है? पहली समीकरण को हम वेग समय के संबंध व्यक्त करती है। पहली समीकरण वेग और समय में संबंध करती है, यानी यहां लिखेंगे पहली समीकरण जो है वो वेग समय संबंध को स्थापित, वेग समय में संबंध को व्यक्त करती है, संबंध को व्यक्त करती है। और जो दूसरी समीकरण है वह आपकी समय स्थिति के संबंध में को व्यक्त करती है। और जो तीसरी समीकरण है ये वाली आपकी v स्क्वायर और u स्क्वायर प्लस 2as, ये आपकी वेग स्थिति को व्यक्त करती है। तो समझ गए, पहली समीकरण आपकी v बराबर u प्लस AT, इसमें वेग और समय में संबंध व्यक्त करना है। दूसरी है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s t जो है समय है और s दूरी भी कह सकते हैं या स्थिति को हम दूरी भी कहते हैं, यानी कि दूरी भी कह सकते हैं। तो इसको और यानी कि इसमें संबंध व्यक्त करती है। तीसरी समीकरण v स्क्वायर u स्क्वायर बराबर 2as, ये वेग स्थिति माने वेग और दूरी, स्थिति को मतलब दूरी, इन दोनों में संबंध को स्थापित करती है। ये तीनों समीकरण अभी मैं आगे आपको तीनों समीकरण ग्राफीय विधि से किस तरह से ड्राइव करते हैं वह बताऊंगा। यानी कि ग्राफीय विधि से गति के समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं, तीनों मैंने इससे पहले बता दिया है। तो इसमें पहला समीकरण है वेग समय संबंध के लिए समीकरण। वेग समय संबंध के लिए जो समीकरण है हमारे, वो आप सब जानते हैं कि जो समीकरण है वो है v बराबर u प्लस AT। इसको हमें सिद्ध करना है कि ये लाना है कि पहली समीकरण वेग और समय के लिए यानी कि जो समीकरण है उसको हम उपयोग करना है। तो देखिए इसमें मैंने आपको x अक्ष और y अक्ष 2 लाइनें खींची हैं, ग्राफ पेपर पे आप खींचेंगे और इसमें बिंदु वार कर लेंगे। और मान लो कोई वस्तु A से शुरू होती है, A से लगातार वेग परिवर्तन के कारण B तक पहुंचती है, अर्थात एक एक्सेलरेशन A से B तक पहुंचने में उसने एक्सेलरेशन
ए का उपयोग करा, माने ए त्वरण से वो बी तक जाती है। अब हम अगर बिंदु बी से एक्स अक्ष के समांतर एक लंब डालें और वाई अक्ष के समांतर एक लंब डालें, तो इस तरह से आप देखेंगे कि इससे अगर हम सीधे यहाँ पर डालते हैं ये, तो इस तरह से ये लंब प्राप्त होगा। और अगर हम एक्स अक्ष के समांतर डालेंगे तो ये हमारा ये प्राप्त होगा। तो देखिए ये आपका एक्स अक्ष के समांतर, यानी एक्स अक्ष के समांतर रेखा हुई और ये वाई अक्ष के समांतर हुई। कोई वस्तु यू ए से चली और बी तक पहुंची तो प्रारंभ में उसका जो वेग है वो यू है, प्रारंभिक वेग यू होता है। मान लीजिए यहां से यहां तक उसका वस्तु का वेग यू है और अंत में ये त्वरण प्राप्त करके इसका जो वेग है वो v हो गया। यहां तक कितना हो गया, अंतिम वेग v हो गया। तो अगर हम a यानी कि a बिंदु से भी अगर हम x अक्ष के समांतर यहाँ लाइन खींचे इस तरह से, तो आप देखेंगे कि ये देखिए इस तरह से ये हम x अक्ष के समांतर एक हमने यहाँ पर लाइन खींची x अक्ष के समांतर। अब देखिए जब यहां पर हमने ए बी, मान लो ये सी बिंदु है, ये डी बिंदु हो गया और ये ई बिंदु है, ये हम कोई भी बिंदु मान सकते हैं। इसमें जितना ओ ए होगा उतना ही सी डी, क्योंकि ये इसके समांतर है तो ये रेखा जो है ये इतना होगा, यू होगा इतनी। अब पूरा देखिए बी है, यहां से यहां तक कितना है बी और ये है यू, अगर तो ये कितना होगा b माइनस यू, यानी कि पूरे में से अगर इतना माइनस कर लें, जैसे आप देखें ये है मेरे पास पूरा कि अगर हमें इतना माइनस करना है तो पूरे में से इससे हटा दें तो ये निकल जाएगा ना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर पूरा यानी कि BC में से अगर CD माइनस करें तो हमारे ये मिलेगा, इट मीन्स b माइनस यू। क्या मिलेगा, v माइनस यू, ये आपको प्राप्त हुआ v माइनस यू। ये कुछ आकृतियां हैं। अब ये क्या है कि एक समान त्वरण से यानी कि समान वेग से त्वरण में परिवर्तन हो रहा है, अर्थात कोई वस्तु जो एक समान त्वरण के साथ चलती है तो उसके वेग समय ग्राफ, यानी कि ये समय है और वेग समय ग्राफ से हम निकाल सकते हैं। अब बिंदु ए पर अगर हम माने प्रारंभिक बिंदु, यहां पर लिखें माना बिंदु ए पर क्या है, देखिए प्रारंभिक वेग u है, क्या है शुरू में, तो यहां लिखेंगे प्रारंभिक वेग, ये आपका u होगा। और बिंदु b पर अंतिम वेग क्या होगा, यानी कि a पर प्रारंभिक वेग ये, और यहां से यहां तक जब जाने में मान ली यहां से यहां तक गया तो इसको t समय लगा, कितना समय लगा t, तो जो समय बराबर क्या हुआ, समय t हुआ, क्या हुआ t। और अंतिम वेग जो a पर a से b तक जाने में, a से b तक जाने पर वेग जो है वो अंतिम वेग है, ये आपका v हो गया, इसको अंतिम वेग भी कहते हैं। तो अब देखिए आप यहां पर इस हिसाब से अगर आप देखें तो OA बराबर कितना है u, OA और उतना ही CD है, तो OA बराबर CD बराबर u होगा, क्या हुआ u। और अगर हम देखें यहाँ OE या BC एक ही है, समांतर है, तो OE बराबर BC बराबर v, ये भी हो गई। अब देखिए यहां पर देखें हम BD कितनी होगी, तो BD होगी यानी कि ये v माइनस यू, क्या होगी, या आप इस तरह इसे लिख सकते हैं VC माइनस CD, अर्थात BC जो है, BC की वैल्यू आप देखिए v है, माइनस CD u है, तो v माइनस यू, क्या हुआ v माइनस यू। अब यहां पर देखें नेक्स्ट, अब यहां A से लेकर B तक पहुंचने में उसे कुछ एक्सीलरेटर, कुछ त्वरण की जरूरत पड़ी होगी, क्योंकि त्वरण माने होता है एक्सीलरेटर, माने एक्सेलरेशन, कि कितने वेग बढ़ाया कि वो यहां पर पहुंचा, अर्थात एक समान वेग से वो बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो यहां पर हम
इसका देखिए त्वरण, त्वरण का सूत्र मैं पहले भी इसकी परिभाषा बता चुका हूं कि त्वरण बराबर क्या होता है। त्वरण किसे कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। अर्थात त्वरण का जो सूत्र होगा वो होगा त्वरण बराबर होगा वेग परिवर्तन बटे समय। त्वरण को हम ए से प्रदर्शित करते हैं और वेग में परिवर्तन क्या हुआ, u से चला b तक पहुंचा, तो अर्थात जो वेग में परिवर्तन हुआ वो आपका हुआ bd। क्या आया, यानी bd बटे समय कितना लगा, o से t तक जो समय लगा इसको oc लिख सकते हैं। तो समय oc, और यहां पर अगर आप देखें यहाँ t बराबर oc लिख सकते हैं। oc bd जो है आपका v माइनस यू हुआ। क्या हुआ, यहाँ आप ये देख लें a बराबर v माइनस यू बटे t। अब यहाँ इसके बटे a कर लें तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम कर लें, यहाँ से ये कर लें इससे ये, तो a से t की गुणा, इधर मैं क्योंकि लिखा हुआ ना समझ में आया तो इसलिए a और t की गुणा at हुआ बराबर v माइनस यू, ऐसे बचा v माइनस यू। अब अगर b को हम इधर रहने दें, u को पक्षांतर कर लें तो u प्लस at, देखिए u माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, और प्लस का at ऐसे रहेगा बराबर v, या हम इसे v बराबर u प्लस at लिख सकते हैं। और यही हमें गति की पहली समीकरण थी, इसे प्रूव करना था। देख लीजिए ऊपर जो v बराबर u प्लस at पहली समीकरण थी, उसे हमें प्रूव करना था, जो हमने पूरी तरह से प्रूव कर दी। तो ये गति की पहली समीकरण अगर ग्राफीय विधि से आती है तो आप इस तरह से हल करेंगे। अब देखिए इसमें दूसरी स्थिति है समय स्थिति संबंध के लिए समीकरण। इसको हम क्या करें, ये दूसरी जो समीकरण है इसको मैं पहले आपको बता चुका हूं, ये आपकी है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। इसको प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या है, बिल्कुल ग्राफ हम इसी का उपयोग करेंगे। और इसी ग्राफ में कि मान लो कोई वस्तु a से b तक जाती है, a त्वरण प्राप्त करके, तो यहां से यहां तक जो इसने कितनी दूरी तय की, माने ये जो दूरी हमें है ये कितनी दूरी तय की, a त्वरण प्राप्त करके दूरी कितनी प्राप्त की, माने यहां से यहां तक कितना गया। तो इसको निकालने के लिए क्या है कि इसके बीच में अगर ये देखा जाए कि कितना जो क्षेत्र है, अगर हम देखें OABC जितना क्षेत्र है, ये इसका अगर क्षेत्रफल निकल जाए तो ये कितनी दूरी तय की, इससे हमें पता चल जाएगा। तो इसमें देखिए हमने किया है, माना कोई वस्तु a त्वरण से t समय में, a त्वरण से t समय में s दूरी तय करती है। कितनी, a त्वरण माने वेग परिवर्तन, s दूरी तय करती है। तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, कि वस्तु जितनी दूरी तय करेगी उसे हम वेग समय ग्राफ AB के नीचे घिरे क्षेत्रफल ABCD, यानी कि AB के क्षेत्रफल है वो ABCD द्वारा प्राप्त की जाती है। इस प्रकार वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, जो दूरी है उसको हम S कहेंगे। तो इसमें एक समलंब बना OABC, आप देखें ये एक समलंब की आकृति है। अगर आप इस तरह से देखें ये पूरा, तो देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूं ये, तो ये एक आपका समलंब बना चित्र, यानी कि वही है। ये डबल लाइन तो मैंने की है, बाकी आप इसे सिंगल लाइन ही रखें। समझ रहे, इस तरह से। तो ये एक समलंब बना, समलंब का सिर्फ, अब इस समलंब में देखा हम पूरा, एक तो समलंब का सूत्र लगा सकते हैं, या ये यहां से यहां तक एक आयत बना, और ये क्या बना, त्रिभुज। तो आयत और दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम दोनों का निकालेंगे। तो हम लिखेंगे दूरी S बराबर, यहां पर समलंब का पूरा का हम करें तो आयत OACD, यहां लिखेंगे आयत OACD का क्षेत्रफल, OACD का क्षेत्रफल प्लस ये त्रिभुज है आपका ये ABD, प्लस त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल।
इन दोनों के बराबर होगा। ए बी डी का क्षेत्रफल दी है। तो यहां पर देखें एस बराबर आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके हिसाब से देखें तो यहां होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है, यहां पर देखें आप 90 अंश पे है, तो इसलिए ये होगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका सूत्र हो गया। अब S बराबर यहां देखें लंबाई क्या है, इसके हिसाब से लंबाई OC है और चौड़ाई CD कह सकते हैं, या ये भी, तो यहां लिखेंगे OC गुणा CD प्लस 1/2, आधार कितना है, आधार इसके हिसाब से AD है, AD गुणा ऊंचाई यहां से BD है, क्या है BD। तो S बराबर ये हो जाएगा OC जो है ये आपका T है, और ये तो यहाँ पे T गुणा CD जो है वो U है, प्लस 1/2 गुणा AD जितना T ये है तो T ये भी T होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि ये समांतर है। तो आप देखें जब ये T है तो ये भी यहाँ से यहाँ तक T होगा, तो ये हो गया ADT गुणा BD जो है ये हो गया आपका V माइनस U। अब S बराबर यहां इन दोनों गुणा करेंगे तो U को पहले ले लो, UT प्लस 1/2 गुणा T ऐसे है। अब देखिए V माइनस U, अगर आप देखें इससे पहले हम गति की पहली समीकरण कर चुके हैं सिद्ध, तो वहां गति की पहली समीकरण से अगर हम देखें तो ये था V बराबर U प्लस AT, ये था। अगर हम U को यहां ले आए तो ये हो जाएगा V माइनस U बराबर AT। अगर हम B माइनस U की जगह AT लिख दें तो लिख सकते हैं यहाँ पर 1/2 गुणा AT। अब आप देखें यहाँ पर S बराबर UT प्लस 1/2, और A और T की गुणा होगी तो AT स्क्वायर, यही आपको प्रूव करना था। ये आपकी समीकरण 2 बनी प्रूव। तो इस तरह से आप पहली समीकरण सिद्ध की। अब हम दूसरी ग्राफीय विधि से, आपको दूसरी विधि या दूसरी समीकरण सिद्ध करने को आए तो आप गति की दूसरी समीकरण इस तरह से सिद्ध करेंगे। हाँ, तो देखिए अब आपकी तीसरी जो समीकरण है, तीसरी जो स्थिति है वो है वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण। वेग स्थिति संबंध के लिए समीकरण जो तीसरी समीकरण दी थी वो मैंने दी थी आपको V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS, इसे हमें प्रूव करना है। तो चित्र बिल्कुल वही रहेगा कि A त्वरण करके S दूरी तय करता है, तो चित्र में तीनों में एक ही चित्र बनेगा। अगर हम कुछ भी करते हैं तो एक ही चित्र का उपयोग करेंगे। अब आप देखिए इसमें मान लो कोई वस्तु यहां पर U वेग, मान लो A बिंदु पर U वेग में थी, और ये A त्वरण प्राप्त करके S दूरी तय करता है, और यानी कि T समय में ये अंतिम वेग V तक पहुंच जाती है। तो इसको हम यानी कि वेग समय ग्राफ से ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जो S दूरी है इसको तय करने में, S को तय करने में जो दूरी तय करनी पड़ेगी वो कितना होगा, वो ये OAVC एक समलंब हुआ, इस समलंब का ही क्षेत्रफल होगा, जिस तरह से हमने समीकरण 2 में इस्तेमाल किया था। तो यहां देखेंगे यानी कि S द्वारा तय की गई दूरी, S द्वारा तय किया गया क्षेत्रफल, क्षेत्र, तो ये क्षेत्र होगा वो आपका क्षेत्र OABC होगा, जैसा कि पहले था। तो दूरी यानी कि S बराबर ये हो जाएगा समलंब चतुर्भुज OABC का क्षेत्रफल, ये निकलेगा OABC का क्षेत्रफल।
अब इसका समलंब का जो दूसरा सूत्र होता है वो S बराबर ये होता है। दूसरा सूत्र आप देखें, समलंब बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का, इसमें ये वाली और ये दो समांतर रेखाएं यानी OA और CD समांतर रेखाएं, तो ये लिखेंगे 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा इसके बीच में जो लंब या ऊंचाई कह सकते हैं, गुणा ऊंचाई कह सकते हैं, ऊंचाई, ये सूत्र हुआ। अब S बराबर 1/2, यहां पर आप देखें तो समांतर भुजाओं का जो योग है, एक तो OA समांतर भुजा है और एक CD है, तो यहां लिखेंगे OA प्लस CD गुणा ऊंचाई जो है यहां से AD हो जाएगी, कितनी हो जाएगी AD भी लिख सकते हैं हम, OC भी लिख सकते हैं, तो कुछ भी। अब यहाँ पर S बराबर 1/2, OA कितना है, OA U है, प्लस CD कितना है, C से D तक पूरा B है, तो यहाँ B गुणा ऊंचाई AD कितना है, T है। अब आप देखिए S बराबर ये जो दूसरी समीकरण है V² U², यहाँ पर T का वर्णन कहीं नहीं है, तो T को हमें हटाना है यहाँ पर, ऐसा मान लो। तो इससे पहले हम समीकरण आपको V बराबर U प्लस AT ये आपको कर चुके हैं। अब इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो V माइनस U बटे यहाँ पर V ये हो जाएगा आपका V और U इधर आ जाएगा माइनस बराबर AT, और T को अगर यहाँ रहने इधर तो ये हो जाएगा V माइनस U बटे A। अर्थात इस चीज का हम उपयोग, ये समीकरण पहली से हम T की जगह कर लें तो ये हो जाएगा आपका U प्लस V और गुणा T की जगह ये हो जाएगा, T की जगह V माइनस U बटे A। अब यहाँ पर हम ये देखिए V माइनस ये U प्लस V है, तो V प्लस U भी लिख सकते हैं इसे, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, या S बराबर 1/2 V प्लस U, और इसे लिखेंगे V माइनस U बटे A। अब देखिए यहाँ पर A 2 और A दोनों नीचे हैं, तो इनको इधर पहुंचा दो, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ये वाला आ जाएगा इधर, और A भी आ जाएगा 2AS बराबर, यहाँ हो जाएगा आपका V प्लस U और V माइनस U, ये हुआ। आप इसको पहले समसामयिक समीकरण से आप देख सकते हैं कि A प्लस V और A माइनस B का सूत्र क्या होता है, A² माइनस B², ये तो होता है A² माइनस, तो इसका यानी कि V प्लस U और B माइनस U, A प्लस B A माइनस B के हिसाब से अगर हम देखें तो इसका हम सूत्र ये A² माइनस B², तो इसका हो जाएगा 2AS बराबर V² माइनस U², ये हो जाएगा ना, V प्लस U और B माइनस की जगह B² माइनस U², इसमें U को इधर ले आए तो हम मिल जाएगा U² प्लस का प्लस 2AS बराबर V², या यहां पर इसे B² को इधर लिख दो बराबर U² प्लस 2AS। ये आपकी जो तीसरी समीकरण थी ये आपकी प्रूव हो गई। तो इस तरह से आप गति की तीनों समीकरण प्रूव कर सकते हैं, और इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ना एक फर्स्ट सेकेंड या थर्ड तीनों में से कोई ना कोई आती है एग्जाम में, तो इसे पूरी अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी देंगे ताकि आपको आपकी समस्या का समाधान हो। हाँ, तो देखिए अगला जो टॉपिक है इसका प्रकरण वो है एक समान वृत्तीय गति, कांस्टेंट सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति यानी कांस्टेंट सर्कुलर मोशन, ये लास्ट है आपका, इसका जो टॉपिक है लास्ट इस चैप्टर का। तो आप देखिए इसमें क्या है, अगर मान लो कोई एक एथलीट है, एथलीट समझते हैं आप, धावक माने रेस लगाने वाला, दौड़ने वाला, अगर वो एक इस तरह का मान लीजिए एक पथ है, आयताकार पथ है, पथ माने रास्ता, आयताकार कोई रास्ता है ABCD, अगर उसे मान लो इसे पूरा चक्कर लगाना, ये यहां से A से चला B पे पहुंचा,
और बी से चला सी पे पहुंचा, सी से डी पर और डी से ए पर। एक पूरा चक्कर करने में उसे कितने मोड़ करने पड़ेंगे, कितने मोड़ लेने होंगे? आप देखें यहाँ पर, यहां से चला तो एक मोड़, यहाँ दो मोड़, यहाँ तीन, और यहाँ यानी कि तीन मोड़ लेने पड़ेंगे। यानी चौथे, अगर पूरा चक्कर के बाद में दूसरा करा तो चार मोड़ लेने पड़ेंगे। कितने लेंगे? यानी कि पूरा एक चक्कर करने में इसे चार, तीन या चार मोड़ लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे? चार बार मुड़ेगा। और इसी तरह से अगर मान लीजिए चतुर्भुज की जगह अगर वो यही जो पथ है ये कैसा है? षटभुजाकार है, 6 भुजाएं हैं। मान लो यहां से ए बी सी डी ई और एफ, इस तरह से। तो कितने मोड़ लेने होंगे इसे? आप देखिए यहां से भी ये गया 1 2, इस तरह से ये अगर यहां तक एक पूरा चक्कर करेगा तो 1 2 3 4 पूरे 6 बार इसे मुड़ना पड़ेगा। कितना बार मुड़ना पड़ेगा? 6 बार मुड़ना पड़ेगा। और अगर वह अष्टभुज मान लीजिए इस तरह से, ये 8 भुजाएं हो गई। आप देखें यहां से तो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये 8 मोड़ हुए। अगर इसे पूरा चक्कर लगाना है तो कितने मोड़ लेने पड़ेंगे उसे? कितनी बार मुड़ेगा? 8 बार मुड़ेगा। और इसी तरह से वो जितनी बार ये करता जाएगा और तो उसे उतने ही मोड़ लेंगे। और लास्ट में मान लो इस तरह से एक सर्किल है तो उसे कितनी बार मुड़ना होगा? अगर कोई सर्कुलर पार्ट है, सर्कुलर माने एक गोला है इस तरह से, तो उसे अगर सर्कुलर में जाना है तो कितने मोड़? अनंत मोड़ लेने होंगे, माने बहुत सारे मोड़ लेने होंगे। अर्थात उसे अनेक, कितनी बार? अनेकों बार यहाँ पर मुड़ना पड़ेगा। तो इससे क्या है कि धीरे धीरे ये हम अगर देखें तो इसकी वृत्त में यानी कि इस तरह से मोड़ ये गति और ये होगा तो यहाँ पर एक वृत्त तैयार हुआ। वृत्त में कोई भी एक आप देखते हैं आर, एक त्रिज्या का कोई वृत्त होता है। अगर कहा जाए कि एक पूरा चक्कर करने में वह कितनी दूरी तय करेगा तो आर, देखिए यहां तो ये क्या कहलाती है? वृत्त की परिधि कहलाती है। क्या कहलाती है? परिधि। अर्थात आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि कितनी हो गई? लिखेंगे आर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर, इंग्लिश में से सर्कमफेरेंस भी बोलते हैं। तो अगर कोई एथलीट आर त्रिज्या वाला एक चक्कर पूरा कर रहा है तो पूरा करने में उसे जो है एक चक्कर में टी समय लेता है तो उसकी चाल कितनी होगी? मान लो एक एथलीट एक पूरा चक्कर करने में, टी समय लेता है। टी समय भी लेगा, समय लेता है। तो उसकी चाल क्या होगी? तो चाल बराबर आप सब जानते हैं दूरी बटे समय होता है। अब दूरी यहां से लेके वो यहां तक चला तो कितनी दूरी तय करी? परिधि के बराबर। अर्थात परिधि, जो वृत्त की परिधि होगी बटे उसका समय। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी को हम परिधि कहेंगे, परिधि बटे समय। परिधि अगर चाल को हम b करें तो परिधि को हम 2 पाई आर, अभी हमने यहाँ ऊपर लिखा है परिधि बराबर 2 पाई आर और समय हो गया t। तो आप यानी v बराबर 2 पाई आर बटे टी। अगर कोई वृत्ताकार चीज है तो उसको हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि उसकी जो चाल है वो इस सूत्र से निकलेगा। जब एक वस्तु वृत्तीय रास्ते पर एक समान चाल से चलती है तब उसकी गति, ऐसी गति को हम वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम वृत्तीय गति कहते हैं, क्योंकि वृत्त में चल रही है तो इसको हम वृत्तीय गति कहते हैं। एक समान वृत्तीय गति यानी समान चाल से चल रही है तो इसको एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। अब एक समान वृत्तीय गति के कुछ उदाहरण भी आपने देखे होंगे। इसके उदाहरण क्या होते हैं एक समान वृत्तीय गति के? आप जाने तो बताएं और सोचें कि क्या होते हैं। तो आप देखें कि अगर कि एक
धागा लिया और धागे में एक आपने तो देखिए जैसे एक धागा लिया और धागे के एक सिरे पे पत्थर बांध लो, या मैंने यहाँ रेल को ही बांध लिया है। तो अगर आप इसे पकड़कर और इस तरह से घुमाएं तो आप देखेंगे ये एक समान गति में वृत्तीय गति हो रही है। कैसी गति हो रही है? वृत्तीय गति हो रही है। ये आपको दिख रहा होगा, वृत्तीय गति हो रही है इस तरह से। ऐसे ही आप इसके और भी अन्य सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो चंद्रमा की पृथ्वी के चारों ओर गति, यानी कि जो पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमता है, ये मून जो घूमता है अर्थ के चारों ओर, तो ये भी वृत्तीय गति है। या आप देखते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर यानी कि सूर्य अगर होता है सन के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, तो ये भी वृत्तीय गति है। और इसके अलावा कुछ पिंड जो है, जैसे कि मान लीजिए अर्थ है, मान लीजिए इसके ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी और पृथ्वी के चारों ओर भी कुछ उपग्रह घूमते हैं या जो प्राकृतिक उपग्रह घूमते हैं। तो इस तरह से एक वृत्तीय गति के उदाहरण है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो वीडियो को सबसे पहले मिले। ये आपको अब मैं इसके बाद में आपको उदाहरण का हल, जो इसके इस चैप्टर से उदाहरण है उनको हल कराऊंगा, और इसके बाद में आंकिक प्रश्नों को लूंगा। तो वीडियो को आप लगातार देखते रहिए। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। देखिए इसके बाद आज का गृह कार्य आप नोट कीजिए। इसको आपको करना है, गति की तीनों समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करना है। दूसरा होमवर्क है समलंब का क्षेत्रफल। ये आपको लिखना है बार बार और याद करना है। समलंब का क्षेत्रफल बराबर 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वो भी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, यानी कि 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये भी आपको याद करना है, लिखना भी है। और चौथा होमवर्क है एक समान वृत्तीय गति के उदाहरण सहित, चित्र सहित आपको वर्णन करना है। तो इस पूरे कार्य को आप करते रहें, अपने पेन पे नियमित काम करें, ताकि अपना कार्य समय से पूर्ण हो सके।